नमस्कार, आज है 30 अगस्त, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे अपने खास शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। – 2021 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध 15% से ज्यादा बढ़े। एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर क्यों देश में नहीं थम रही महिलाओं के खिलाफ हिंसा? देश के मजदूर और युवाओं पर हावी हो रहा है तनाव। 2021 में सबसे ज्यादा मजदूरों और छात्रों ने की आत्महत्या। 2021 में 1967 के बाद सबसे ज्यादा सुसाइड रेट। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। देश में आत्महत्या के मामले बढ़ने की वजहें क्या हैं? स्पीडिंग और लापरवाही की वजह से देश में हो रहे हैं सबसे ज्यादा सड़क हादसे। 2021 में 1,55,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स बाइकर्स की वजह से। बाजार में तूफानी तेजी। निफ्टी करीब 450 अंक उछलकर 17,750 के पार बंद। सेंसेक्स 1550 अंक उछला तो बैंक निफ्टी 1260 पॉइंट भागा। ब्रेंट क्रूड में जबरदस्त गिरावट। 5% की गिरावट के बाद $100 के नीचे पहुंचा ब्रेंट क्रूड। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर। नवंबर में हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस में भी केवाईसी होगा जरूरी। सीडीएसएल 7% उछलकर 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। और इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने पर हंगामा। धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़प। फायरिंग में 20 लोगों की मौत। तो ये थी सुर्खियां। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, अब जरा इस पर विस्तार से नजर डालते हैं दिन भर के अपडेट पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इस कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले में सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जाकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढाए जाने से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने इससे जुड़ी दाखिल अवमानना याचिका को भी बंद कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसे लेकर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत लाखों कार सेवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस वजह से पूरे देश में तनाव भी फैला था। देश भर में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिंता झारखंड की बेटी अंकिता या उसके परिवार से ज्यादा अपनी कुर्सी की दिखाई दे रही है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीएम सोरेन ने अपने विधायकों को झारखंड से छत्तीसगढ़ एयर लिफ्ट करवा दिया। यानी झारखंड सरकार का अगला ठिकाना रायपुर हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है। जिसके बाद ये राजनीतिक उठापटक शुरू हुई। हालांकि झारखंड के राज्यपाल अब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं बताया है उन्होंने। वहीं 1 सितंबर को शाम 4 बजे रांची में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच रफ्तार पकड़ती दिख रही है। आज सीबीआई की टीम ने सिसोदिया के गाजियाबाद स्थित बैंक लॉकर की तलाशी ली। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने बैंक लॉकर की सीबीआई जांच के बाद कहा
कि वो और उनका परिवार पूरी तरह से पाक साफ है, कहीं एक पैसे की भी गड़बड़ी का सवाल ही नहीं। उन्हें सच्चाई और ईश्वर पर भरोसा है। दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की चिट्ठी ने लिखी है। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा है कि केजरीवाल ने स्वराज नाम की किताब में आदर्श बातें लिखी थी, लेकिन सीएम बनने के बाद आदर्श विचारधारा को वो भूल गए। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उसी प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। अन्ना हजारे ने लिखा कि केजरीवाल ऐसी सत्ता का नशे में डूब गए हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। ये बात जनता के हित में नहीं है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 64 नेताओं ने आज एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। ये सभी नेता रविवार को आजाद के नेतृत्व वाली नई पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये सारे नेता जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। झारखंड के दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड की जांच कर रहे एसडीपीओ नूर मुस्तफा को हटा दिया गया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा को हटाने की मांग परिवार वालों के साथ बीजेपी नेताओं ने भी की थी। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने भी नूर मुस्तफा पर पीएफआई से मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं अब इस मामले की जांच निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों के खिलाफ अब विदेश में भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में दबोचा गया है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की जानकारी सचिन बिश्नोई को ही सबसे पहले थी। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जा रहा है। मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई कत्ल से पहले ही दोनों फर्जी पासपोर्ट पर विदेश फरार हो गए थे। सचिन को अजरबैजान में पकड़ा गया। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल की लोकेशन भी केन्या में मिली है। और दिन भर की खबरों के अपडेट के बाद अब बात कवर स्टोरीज की। महिलाओं की आजादी को लेकर आए दिन चर्चा होती रहती है, लेकिन ये चर्चा आधी आबादी के खिलाफ अपराधों को कम करने में मददगार साबित नहीं हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी ज्यादा बढ़े हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.5% की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2020 में 3,71,503 केस दर्ज हुए, वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,28,278 पर पहुंच गया। प्रति 1 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जहां प्रति 1 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं 56.5% थी, यह 2021 में बढ़कर 64.5% हो गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा पति और रिश्तेदारों की तरफ से हिंसा के मामले शामिल हैं। दूसरे नंबर पर छेड़खानी और इसके बाद किडनैपिंग और दुष्कर्म के मामले शामिल हैं। वहीं राज्यवार बात करें तो 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा असम में रही। 2021 में यहां 168% अपराध दर रही। असम में बीते साल इस तरह के 29,000 मामले दर्ज हुए। असम के बाद टॉप पर ओडिशा, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान है। वहीं एक्चुअल केस रजिस्टर्ड के मामले में भी यूपी नंबर 1 पर रहा। यहां 56,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। यूपी के बाद राजस्थान में 40,738, महाराष्ट्र में 39,526 मामले रजिस्टर हुए। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे कम मामले नागालैंड से सामने आए हैं। यहां 2021 में सिर्फ 54 मामले दर्ज हुए। नागालैंड का महिलाओं के खिलाफ अपराध दर भी 2021 में 5.5% था। एनसीआरबी 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 19 शहरों के आंकड़े भी जुटाता है। इन शहरों में जयपुर में सबसे ज्यादा 194% अपराध के मामले पिछली बार से ज्यादा दर्ज हुए।
इसके बाद दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, चेन्नई और कोयंबटूर हैं। राज्य पार हों चाहे शहर दर शहर, महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों अपराधियों को कानून का डर नहीं है और क्या महिला सुरक्षा की जिस भावना के साथ हम सरकारी नीतियों को बना रहे हैं, वो भावना और उनके क्रियान्वयन में क्या कहीं कोई गैप है? चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर शारदा प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। शारदा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी इस तरह के डेटा सामने आते हैं सर, और आप लोग बड़ी मेहनत से जिस संस्था को आप रहे हैं, बड़ी मेहनत से आंकड़े जुटाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के आंकड़ों में सबसे पहले बात ये होती है कि साहब आंकड़े तो ठीक है, ज़्यादा दिख रहे हैं, हो सकता है रिपोर्टिंग भी अब ज़्यादा हो रही हो, तो इसको दूसरे नज़रिए से भी देखा जाए। आपका अनुभव क्या कहता है सर, महिलाओं के खिलाफ ये जो आंकड़े चिंताजनक स्थिति में हमारे सामने हैं, ये रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही हैं या फिर समाज में महिलाओं के खिलाफ दरअसल हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है? दीपक जी, देखिए, दोनों प्रकार की बातें हैं। पहले तो क्या हुआ है कि जब से महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ा है, तब से जो घटनाएं पहले घर की चार दीवारी के भीतर ही दम तोड़ देती थी, जो बाहर आती ही नहीं थी, जो अपराध होते थे, महिलाओं के प्रति अत्याचार होता था, वो अत्याचार चार दीवारी से बाहर नहीं आता था, या आपस में ही बैठ करके उनको कह दिया जाता था कि ये आप बाहर इस बात को ले के आइएगा तो बेइज्जती की बात है, तो बाहर नहीं आती थी। तो अब उनमें इस प्रकार का एक भाव दिखा है कि अगर मेरे प्रति कोई अत्याचार होता है तो मैं उसको बाहर लेके आऊंगी। स्पेशली जो रेप का केस है, उसमें मैंने देखा है कि पहले जो था कि मैं खुद शर्म से झुक जाऊं, अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि जिसने अपराध किया है वो शर्म से झुकेगा, मुझे शर्म से झुकने की, विक्टिम को शर्म से झुकने की कोई जरूरत नहीं। पहला एक चीज ये है, और दूसरा चीज ये है कि जैसे जैसे सशक्तिकरण हुआ है, वैसे वैसे महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहले सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करती थी, अब नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं और सभी प्रकार के काम करती हैं। तो ऑब्वियसली उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है। तो एक्सपोजर ज़्यादा होने से अवश्य ही क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। तो एक जो बहुत लोग कहते हैं कि साहब क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, बात ऐसा है कि क्राइम में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो मैं कहूँ कि अप्रत्याशित रूप से हुई है, तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, तो इसलिए क्राइम तो अवश्य ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सर ये मुद्दा ये है सर, कि जो क्राइम करने आंकड़ों के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मानसिकता की, समाज की मानसिकता की, समाज की प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूं। आप सिर्फ रेप के केसेस देखिए, छोड़ दीजिए, रेप को लेकर सेंसिटाइज हुई है सोसाइटी, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। रेप के केसेस की रिपोर्टिंग हुई है, उसके खिलाफ एक रेप के खिलाफ के केस के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश जन समूह में उमड़ता है, उसके बाद हम ये सोचकर मानकर चल रहे थे कि शायद समाज ज्यादा जागरूक हो रहा है। लेकिन आप देखिए, राजस्थान से लेकर असम तक के रिकॉर्ड आप देखिए, 6,337 रेप के केस अकेले राजस्थान में दर्ज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2,947, यूपी में 2,845, महाराष्ट्र में भी 2,496 और असम में 1,733। राजस्थान में इस तरह का अगर हम देखें, रोजाना 17 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। तो ये सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं ये आंकड़े, क्या हम ये मानकर इसको एक हम क्या संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं अपराधी मानसिकता को, या हमें स्वीकार करना होगा सर? नहीं, सवाल ही उठता है जी कि हमें स्वीकार करना होगा कि एज ए सोसाइटी हम लोग क्राइम खत्म नहीं कर पाए हैं, उस सोच पर कुठाराघात नहीं कर पाए हैं हम, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रवृत्ति को जो बढ़ावा देती है सर। जी, देखिए, जो महिलाओं के प्रति जो दुर्भावना है या उनको वीकर सेक्स मान करके सोचा जाता है कि चलो हम ऐसा करते हैं, वो जो
वो जो स्थिति है उसको हमको सुधारना होगा, और इसको सुधारने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन है, इसको हमको बताना होगा कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है, हर स्थिति में सम्मान करना है। और जब तक बच्चे उस प्रकार के सम्मान नहीं देंगे, तब तक जो जनरेशन आ रही है वो किससे सीख रही है? जो हमारे टीवी में जो सीरियल्स आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के प्रति दुर्भावना दिखाई जाती है, अत्याचार दिखाया जाता है, उसी से सीख रहे हैं, और उसे सीख करके जब बड़े होते हैं, मौका आता है तो उस प्रकार का क्राइम करते हैं। तो हम अपराध को जो ड्राइंग रूम्स के अंदर ले आ जा रहे हैं, और जो पहले उस पर लोग बात करने से गुरेज करते थे, शारदा सर, लेकिन टीवी सोचते हैं टीवी सर, टीवी वाला जो लॉजिक एक जरिया हो सकता है, लेकिन हमारे आसपास अगर हम टीवी बंद कर दें तो क्या क्राइम बंद हो जाएगा सर? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो मेन इशू है, जो मैंने पहले बताया है कि जो हमारी जो सोच है, उस सोच में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा। तो मैं सर वही मैं आपसे, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोजली, आप लोगों ने बहुत क्लोजली देखा है डेटा जुटाते वक्त, क्या आपने पाया ये जो सिर्फ टीवी वाली जो प्रवृत्ति है, बार बार लॉजिक्स दिए जाते हैं, हमारे आसपास के समाज में जो हो रहा है, क्या कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है? कानून व्यवस्था के प्रति जो भय होना चाहिए वो नहीं है? महिला अत्याचारों के प्रति जो सरकार कदम उठा रही है, क्या वो कम पड़ जा रहे हैं? या महिला सम्मान के प्रति जो समाज में एक व्यापक सोच बननी चाहिए थी, वो हम नहीं बना पा रहे हैं? वो इनमें से इन पैमानों पर सबसे बड़ा पैमाना आपको क्या नजर आता है? कहां पेन पॉइंट है सर? जी, आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि अपराधियों में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करना या अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें उनको डर नहीं रह गया। डर का कारण इसलिए नहीं रह गया क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है, अपराध को कन्विक्शन रेट है, बहुत कम है जी। और ज्यादातर अपराधी सोचते हैं कि ठीक है, आज मैं अपराध कर रहा हूं, मैं या तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा तो मैं लंबी प्रक्रिया से गुजरूंगा, और उस समय कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज में मैं छूट जाऊंगा। और ऐसा भी देखा गया है कि जो अपराधी है, बहुत से लोग तो अपराधी का पक्ष ही लेने लगते हैं, समाज में उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, वो भर्त्सना कभी कभी ना होकर के अपराधियों का ही महिमा मंडन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर। तो समाज का जो एक रुख है महिला अपराध के प्रति, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई थी अवश्य, लेकिन उसका रिजल्ट कितना है वो तो देखने वाली बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और एक परत नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़ों के साथ साथ देश में आत्महत्या के आंकड़े भी पेश किए गए हैं। इसकी भी कई और परतें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल आत्महत्या के बढ़ते जो मामले हैं वो लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं, मामले बढ़ रहे हैं। 1967 के बाद, याद रखिए, 1967 के बाद 2021 में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट दर्ज किया गया है। 67 के बाद 21 में सबसे ज्यादा आत्महत्या। 2021 में 10 लाख जनसंख्या पर, यानी कि प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 120 आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं। 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। 2020 के मुकाबले यह संख्या 7.2% ज्यादा है। 2020 में 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। देश में कुल आत्महत्याओं में 22,207 महाराष्ट्र, 18,925 लोग तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में 14,965 आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में ही 50% से ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आत्महत्या की घटनाओं के पीछे करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान समेत कई वजहें हैं। छात्रों और छोटे कारोबारियों के बीच सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं, और एक सिग्निफिकेंट राइज जो आया है आत्महत्याओं के मामले में, वो मजदूरों का भी आया है।
रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख सालाना से कम कमाने वाले लोगों में आत्महत्या करने के मामले बढ़े हैं। आत्महत्या के कुल मामलों में 1/3 मामले इन्हीं से जुड़े हैं। और शारदा प्रसाद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मसले पर भी उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आत्महत्या की जो वजहें हैं, शुरुआत में तो एक अरसा हमको ये समझने में बहुत वक्त लगा, जब तक ये पूरा एनसीआरबी का पूरा तंत्र मुकम्मल हो पाया था कि आत्महत्या की वजह क्या हैं। अब धीरे धीरे आप लोगों ने इस पे काफ़ी डिटेलिंग की है। किन किन पैमानों पर आप आत्महत्या की पड़ताल करते हैं सर? फिर उसके बाद में जो रिपोर्ट आई है उसके आंकड़ों पर मैं थोड़ा सा आपका विश्लेषण चाहूंगा, लेकिन आप किन किन पहलुओं पर इन आंकड़ों को जुटाते हैं, पहले इस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, सुइसाइड जो है या आत्महत्या है, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि जटिल प्रश्न है, जटिल समस्या है और इसके बहुत से पहलू हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है कि डेमोग्राफिक फीचर्स को हम लोग एग्जामिन करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की वो पुरुष था या स्त्री थी, या उसकी एज ग्रुप क्या था, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी थी और क्या प्रकार का व्यवसाय करता था। तो ये डेमोग्राफिक फीचर से हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मोटी बात बताता हूं कि तकरीबन 70% पुरुष वर्ग सुसाइड कर रहा है और 30% स्त्रियां हैं, यानी 70-30 का अनुपात है करीब करीब। एक ये है। दूसरा ये है कि जो ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सुसाइड कर रहे हैं, सब प्रकार के लोग सुसाइड करते हैं। उसमें कोई वो विशेष मैं कहूँगा कि उसका जो रिलेवेंस है वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या पर्टिकुलर एजुकेशन ग्रुप से नहीं है। लेकिन रिलेवेंस कहाँ है? देखिए, कारण जो सुसाइड के हैं उस पर हम लोग विशद डाटा इकट्ठा करते हैं और ये देखा गया है कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा कारण बनती हैं और अराउंड 34%, 34% जो सुइसाइड हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके करते हैं। शारदा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब हम कारणों की पड़ताल करते हैं तो आप लोग कारण कहां से जुटाते हैं? जो रिपोर्ट हुए हैं आत्महत्या के केस, उनमें जो रोजनामचा में या पुलिस की जो डायरी में लिखा गया कारण है, क्या उनको कारण आधार उनको माना जाता है या फिर आप आंकड़े कहीं किसी और तरीके से भी जुटाते हैं? देखिए, जो आंकड़े अभी आपके सामने हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो पब्लिकेशन है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुइसाइड्स इन इंडिया, इस पब्लिकेशन में जो सुइसाइड्स इन इंडिया का जो पोर्शन है उसमें जो आंकड़े हैं ये पुलिस में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई है सुइसाइड वाली, उन्हीं के आधार पर है। होता क्या है कि जैसे कोई सुइसाइड करता है तो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक पर्टिकुलर धारा है जिसके अंतर्गत एक अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया जाता है जी। उस रजिस्टर केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उसके अनेक पहलू पर करते हैं। उसमें से एक पहलू ये भी है कि किन कारणों से डेथ हुई है, तो ये वहां से लिया जाता है जी। मैं आपसे समझना चाह रहा था क्योंकि दिहाड़ी मजदूरों अब 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की है, इसमें से 37% तो महाराष्ट्र से ही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि लॉकडाउन के बाद का भी ये पीरियड है, दिहाड़ी मजदूर, स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग, बेरोजगार जो लोग हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तादाद इसमें ज़्यादा है। तो ये सरकार के लिए एक किस तरह के होमवर्क की तरफ इशारा करते हैं? क्या हम सरकार की तरफ से कोई मदद बढ़ाकर कुछ कर सकते हैं, इन घटनाओं को रोक सकते हैं, या फिर हमें उनके मानसिक स्तर पर कुछ काम करना होगा? क्या इन आंकड़ों के अगर हम इसको एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश करें तो क्या आपको लगता है सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जी दीपक जी, दो अलग अलग पहलुओं पर काम करना होगा। एक तो वो पहलू है जो कि तमिलनाडु में दिखाई देता है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी और उससे लगे हुए हिस्से हैं, वहां पर कुछ प्रवृत्ति है लोगों की सुसाइड की, जो कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा है और उसके कोई बहुत विशेष कारण नहीं है।
मैंने पर्सनली भी व्यक्तिगत रूप से इस पर काफी काम किया है और देखा कि वो जो कारण जो कि उत्तर प्रदेश में भी मौजूद हैं, राजस्थान में भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में भी मौजूद हैं, वही कारण तमिलनाडु में भी हैं। पर तमिलनाडु में भी उन्हीं कारणों से सुसाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए लव अफेयर में फेलियर हुआ, तो लव अफेयर में फेलियर हुआ, सुसाइड हो गया। या मान लीजिए घर में मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, हस्बैंड जाकर के पेड़ से लटक गया, सुसाइड हो गया। तो इन सब चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर भी जो सुसाइड है वो पर्टिकुलर राज्य में जो मैंने भी नाम लिया वहां ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि तो पहलू ये आप कह रहे हैं कि आपके अध्ययन के मुताबिक जो है, आप कह रहे हैं कि आपके अध्ययन के मुताबिक तमिलनाडु में भावनात्मक रूप से टूट जाने की प्रवृत्ति ज्यादा आपको दिखी। जी, तमिलनाडु, पौंडीचेरी भी मिला लीजिए, उसको मिला के पौंडीचेरी भी मिला लीजिए, कारिकल भी मिला लीजिए। जी, वो एक ही, तकरीबन एक ही पैटर्न का एरिया है जी। और अब दूसरा पहलू आता है महाराष्ट्र का। जो महाराष्ट्र में जो डेथ्स हैं उसको आप ये देखिए कि उनके पास में कोई आधार नहीं है। आधार नहीं, जो मैं कहता हूं तो मान लीजिए कोई आदमी किसी भी कारण से निराशा में पहुंच जाता है, तो ऐसा कोई उसको रास्ता नहीं दिखता है जहां पर वो अपनी बात किसी को कह सके और उस बात का जिस कारण से वो परेशान है उससे समाधान ले सके। तो ऐसा अर्बन एरिया में भी है महाराष्ट्र में और रूरल एरिया में भी है। रूरल एरिया में जहां पर वो खेती होती है जो कि पानी इंटेंसिव है, मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप जहां पर भी है, तो जैसे गन्ने की खेती है, तो होड़ में लोग गन्ने की खेती कर लेता है, या मैं कहूं कि उस प्रकार की खेती कर लेता है जिसमें कि बीज से दोबारा फसल नहीं ले सकते हैं। तो आपने लोन लेकर के और फसल तो लगा ली, लेकिन फसल अगर फेल कर गई तो आप लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं और उसका कोई संबल उस व्यक्ति के पास नहीं रहता है और समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा उसकी दांव पर लगती है। तो इसको लेकर के बहुत से सुसाइड्स जो है वो सामने आते हैं। पर मैं समझता हूं कि इस पर कुछ काम किया जा सकता है और एक ऐसा आधार बनाया जा सकता है जहां पर लोग कांटेक्ट करें कि हमको ये तकलीफ है और उस तकलीफ का निदान किया जा सके। ये महाराष्ट्र की बात है। दूसरे राज्यों में भी सुसाइड है, पर प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत हैवी प्रतिशत नहीं है। जैसे चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा नहीं है। टोटल हो सकता है क्योंकि ये सब राज्य ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो भी ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत उतना अधिक नहीं मिलेगा आपको। ठीक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में आत्महत्याओं से जुड़े हुए या महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उनके हमने कई परतों को खोला, उनके कारणों को जानने समझने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि एनसीआरबी ये डेटा इसलिए जारी करते हैं ताकि सरकारों को, हमारे तंत्र को, हमारे सिस्टम को एक दिशा मिल सके कि समाज को किस तरह से अवसाद से या हिंसा से मुक्त करवाना है, क्राइम कैसे कम करने हैं। एक्सीडेंट्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पर काम होना चाहिए। लगातार बढ़ते हुए आंकड़े, हो सकता है कि रिपोर्टिंग का वो भी हो, लेकिन इन्हें कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा इन्हें हम सीमित कर पाएंगे, हम शायद तभी अपने आप को एक स्वस्थ समाज कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और जैसा हमने कहा कि इसी रिपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश में सिर्फ आत्महत्या के मामले नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। सड़क दुर्घटनाओं का लेखा जोखा भी एनसीआरबी ने अपनी इस रिपोर्ट में दिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 2020 में ये संख्या 1,33,000 थी, यानी कि 2020 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या 17% उसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल सड़क हादसों की बात करें तो 2021 में 4,03,000 मामले दर्ज किए गए। 2020 में यह संख्या 3,54,000 के पार थी। 2021 के दौरान देश में सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों में सबसे ज्यादा 70,000 लोगों की जान गई। वहीं कारों की वजह से 23,531 मौतें हुई हैं। ट्रक या लॉरीज की वजह से 14,622 मौतें हुई हैं। और अगर आप सड़क दुर्घटनाएं के इनकी जो होने की वजहों की तरफ देखेंगे तो स्पीडिंग की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से 87,000 लोगों की जान गई है।
लापरवाही से ड्राइविंग करने की वजह से 42,000 लोगों की जान गई है। इससे पहले लैंसेट की स्टडी में ये बात सामने आई थी। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक भारत में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, दोपहिया वाहनों के जो चालक होते हैं उनके हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने की वजह से होती हैं। स्टडी के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाने की सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। स्टडी में केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक रोड एक्सीडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। दावा किया गया है कि विश्व स्तर पर हर साल सड़क हादसों में 13 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है। इनमें से 90% से अधिक मौतें लो और मिडिल इनकम वाले देशों में होती हैं, जिसमें हम भी आते हैं। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रोड सेफ्टी एनजीओ ट्रैक्स के फाउंडर और जो प्रेसिडेंट, उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुलश्रेष्ठ। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, इसमें कुछ चीजें, कुछ आंकड़े बड़े चिंता में डालते हैं। मसलन हम तमाम कोशिशें कर लें, गडकरी साहब को हमने देखा, उनकी मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव रहती है और जो जिस तरह के बयान देते हैं एक होप बनती है, लेकिन उसके बावजूद जब आंकड़े आते हैं तो कोई सिग्निफिकेंट सुधार उनमें दिख रहा हो ऐसा नहीं दिखता। अलबत्ता मामले बढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे हाईवेज पर होने वाले एक्सीडेंट्स हों या फिर दोपहिया वाहनों से। क्या कारण आप मानते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद रोड एक्सीडेंट्स पर हम अभी तक लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? यस डोभाल जी, एक्चुअली जो एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये देखें तो हम पिछले 10 साल से आंकड़ों का खेल हर साल देखते हैं। डिकेड ऑफ एक्शन, जब यूनाइटेड नेशन का डिकेड ऑफ एक्शन शुरू हुआ था तो 2011 में हम लोगों ने 50% रिडक्शन की बात की थी। मिड 2015 में हमने यूएन में जाके फिर से हमने 50% की बात की डाउन करने की, और अभी 2020 में भी जो हमारी मीटिंग हुई यूएन में, उसमें भी हमने फिर से 50% डाउन करने की बात करके कमिटमेंट किया यूनाइटेड नेशन लेवल पर। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी बनी, उसने सारी स्टेट्स को, इवन सेंट्रल को बोला गया कि आपने यहाँ पर आप रोड सेफ्टी अथॉरिटीज डेवलप करेंगे। आज 8 से 9 साल हो चुके, किसी भी स्टेट में परफेक्टली वो रोड सेफ्टी अथॉरिटी डेवलप नहीं हो पाई और वो फंक्शनिंग में नहीं है अभी तक। ये सबसे बड़ा कारण है। सेंट्रल में भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल में भी रोड सेफ्टी के नाम पर 3 या 4 लोगों की एक टीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैठी हुई है। अब मैं आंकड़ों पर बात आता हूं कि जो स्पीडिंग की जो आप बात कर रहे थे, अभी शारदा जी का मैं थोड़ा सा आपका सुन रहा था लास्ट प्रोग्राम जी, तो शारदा जी ने एक बहुत छोटी सी बात उसमें बोली जिसको हम शायद हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं कि जो टीवी और मूवीज में जो एक नादानी या एक बदतमीजी का है कि हम लोग प्रमोट करते हैं, तो सेम वही चीज हम लोग रोड सेफ्टी के केस में भी हम लोग टीवी और सीरियल्स में प्रमोट करते हैं। आज हर सीरियल में ऑलमोस्ट शायद एक्सीडेंट से किसी को उड़ाने का ग्लैमराइजेशन शायद ही किसी सीरियल में ना हो और उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, हर सीरियल, हर मूवीज अगर आप देखें तो उसमें ग्लैमराइजेशन किया जाता है वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स का। चाहे कितनी भी कोई सी भी मूवी हो, कोई सा भी हीरो हो, अपने यहाँ पर उसमें वायलेशन किया जाता है। इन सारी चीजों से हमें आम पब्लिक को एक प्रोवोकेशन मिलता है कि यस वी कैन डू इट। सेम अगर आप मैं बात करूं कि अगर हाँ, ये आपने बड़ा थ्री फेस में अगर मैं रोड सेफ्टी को डिवाइड, हाँ, मैं ये आपने बड़ा थोड़ा सा यहाँ पर मैं रोककर थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। आपने सही कहा, हाँ जी, कि अगर हम धूम्रपान करते हैं तो अब तो थोड़ा सा सेंसिटाइज हुए हैं लोग, तो भाई धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन हीरो अगर बिना हेलमेट लगाए हुए चल रहा है तो शायद ही उस पर कोई आपत्ति दर्ज हो रही होती है या फिर उसमें कोई चेतावनी दी गई होती है। कुछ जगहों पर हमने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है, कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, कोई स्टार बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है या कोई नेता, तो वो जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करता है और कहता भी है कि भाई आप लोग ऐसा ना करें। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपने सही कहा कि इसको हम ग्लैमराइज बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, एक परत ज़रूर इस पर हो सकती है, लेकिन विदेशों में भी कुछ इस तरह का, अगर हम दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर भी इसी तरह की प्रवृत्ति है, वहाँ पर भी इसी तरह का ग्लैमराइज किया जाता है, वहाँ पर भी कोई रोड सेफ्टी को लेकर फिल्मों में कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात दिखती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे देश में लोग फिर इतना ज़्यादा उसको आत्मसात क्यों कर लेते हैं? जी नहीं सर, मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज बताना हूँ कि विदेशों में रूल्स बने हुए हैं, अपने हिंदुस्तान में भी रूल है कि टिल द मोमेंट, इन मिनिस्ट्री ऑफ I&B का एक गाइडलाइन है कि टिल द मोमेंट देयर इज नो स्टोरी ऑफ
or the demand for road safety. Till the moment you cannot portray the traffic violations. ओके अगर डिमांड ऑफ द स्टोरी नहीं है, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर डिमांड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन अगर अपने यहाँ पर किसी मूवी में एक नॉर्मल वकील जो है अपने घर से कोर्ट तक जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई डिमांड ऑफ द स्टोरी है कि वो विदाउट हेलमेट अगर वहां से वहां तक जा रहा है. इट इज बैंड एवरीवेयर इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज. सेकेंड थिंग, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40% एडवर्टीजमेंट्स में लगभग ट्रैफिक लॉज का वायलेशन दिखाया जाता है, जो कि व्हीकल से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. विदेशों में हर चीज पर बैन लगा हुआ है कि अगर इवन आपने एक शोकेश करता हुआ टायर का इंप्रेशन भी दिखा दिया ना रेस ड्राइविंग सिनेरियो में, अच्छा इट इज बैंड. बट हमारे यहाँ पर वो बैंड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अभी 3 साल पहले एक गाइडलाइन जारी की थी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जिसमें मुंबई में जिसका ऑफिस है, जी जी उनको क्लियरली बोला गया था कि अगर रोड रूल्स का वायलेशन है तो यू हैव टू स्टॉप दीज एड्स. बट आज तक उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसमें कोई लीगल बाउंड है नहीं. वो कोई भी क्लाइंट या कोई भी कॉर्पोरेट. मैं यहाँ पर अनुराग जी एक चीज आपसे समझना चाहूंगा. अगर हम टीवी को देखकर ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो एक सामान्य एक परिवार, देखिए जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मैं इतना ज्यादा बारीकी में तो नहीं जा रहा हूँ डिटेल, लेकिन मैं एक मोटा मोटा मैं आपको अवधारणा बता रहा हूँ. उसमें सर फिर तो जो ये जो रैश जो राइडिंग करते हैं या जो बाइक को तरह तरह के करतब दिखाते हुए चलते हैं, फिर तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट के केसेस हैं इन्हीं लोगों के होने चाहिए थे. हम देखते हैं कि सामान्य आदमी परिवार से वो घर से निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, वो रफ्तार को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, बच्चे को आगे बिठा रखा है, पत्नी पीछे है, एक्सीडेंट हो जाता है. तो क्या सिर्फ टीवी से इन्फ्लुएंस होने के बाद ही हम रफ्तार से, हवा से बातें करने की प्रवृत्ति को पाले हुए हैं, या हमारे यहाँ भी कुछ रोड की कंडीशंस, राइडिंग कंडीशंस, रोड सेफ्टी, उनसे जुड़े हुए कानून को अनुपालन ना होना, जागृति ना होना, ये भी जिम्मेदारी है, ये भी कुछ कारण आप मानते हैं? सर, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल उठाया, 90% केस में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है, चाहे वो पॉटहोल की वजह से हो या गलत चौराहे की डिजाइन की वजह से हो या फिर शार्प टर्न्स की वजह से हो. दूसरा, अभी हम एक एक्स्ट्रा हम लोग जो करते जा रहे हैं एक काम, हर शहर में लगभग हम वेजिटेशन को सड़क पर लेकर आ रहे हैं. डिवाइडर पर वेजिटेशन, रोड के साइड में वेजिटेशन. इसकी वजह से विजिबिलिटी डाउन होती है और कोई भी लेफ्ट राइट कहीं से भी क्रॉसिंग करते हुए कोई भी अचानक सामने आता है, तो उसकी वजह से जो शहरों में है वो उसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं. अच्छा. तो हम लोग एक लगभग प्रो एक्सीडेंट सिनेरियो हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं. एक विदेशों का कंसेप्ट है यूनाइटेड नेशन का कि हमें फॉरगिविंग रोड बनानी है, लेकिन हम यहाँ पर प्रो एक्सीडेंट रोड डेवलप कर रहे हैं अपने शहरों में. अनुराग जी, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करिए. ये तो बड़ी बात कह दिया आपने कि जो हम हरियाली के नाम पर सड़कों के आसपास या डिवाइडर्स में जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट बढ़ने का खतरा है. यस सर. जैसे आप सपोज कीजिए, आप डिवाइडर पर आपने ग्रीनरी 3 फुट 4 फुट 5 फुट की लगा दी. हाँ. उस ग्रीनरी में आपकी जेब्रा क्रॉसिंग भी बीच में है और सडनली कोई वहां से एक पेडेस्ट्रियन वहां से क्रॉसिंग करता हुआ था, एंड वी आर एट द स्पीड ऑफ जस्ट 40 और 50 ओनली. कैन वी स्टॉप अवर व्हीकल इमीडिएटली? जो एक रूल कहता है कि 3 सेकंड का हमको टाइम मिलना चाहिए कोई भी अनएक्सपेक्टेड खतरे को भांपकर एक्शन लेने के लिए. वहां पर तो विद इन अ मूवमेंट पेडेस्ट्रियन साइड से आता है और एकदम गाड़ी के सामने आता है और वो एक्सीडेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी 50 मीटर दूर से नहीं थी. ये अपना IRC कोड्स में ये लिखा हुआ है कि जो विजिबिलिटी है ना, हमारे पास 50 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए कहीं पर भी. बट हम लोग उस चीज को ग्रीनरी से पूरा ढककर खत्म करते जा रहे हैं, विजिबिलिटी को डाउन करते जा रहे हैं. आपने देखा होगा कि रेड लाइट सिग्नल भी पीछे छुपे हुए हैं, रोड साइन भी उसके पीछे छुपे हुए हैं. तो आखिर ये लगाए गए क्यों थे जो ट्रैफिक सिग्नल? अच्छा, आप लोगों ने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया कोई इस तरह का सरकार को? सरकार सोच रही है इस बारे में कुछ? सरकार को मालूम है कि आपत्तिजनक है, आप लोगों की तरफ से कम से कम आपत्ति आई है? हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. एंड हमारी जो एक रिसर्च है वो कि वेजिटेशन इन द सिटीज इज अ कर्स फॉर द सिटीज दैट इज ऑन रोड. It is increasing dust pollution, it is increasing accidents, it's increasing the chances of crime also. अगर आप देखेंगे घनी झाड़ियां हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ का दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पर क्राइम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्राइम्स
वहीं पर होते हैं जहां पर छुपा हुआ एरिया होता है, और ये ग्रीनरी की वजह से सारा एरिया छुपने लगा है सड़कों पर। जो हम लोग कहते हैं ना कि जंगली सड़क, जंगल में हर कदम पर खतरा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी इतनी पुअर होती है कि कौन कहां से किधर से निकलेगा हमें पता नहीं होता। ये बहुत ही कन्वर्टिंग आवर सिटीज इनटू द जंगल्स। एब्सोल्युटली इस एंगल से मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मेरे पास कोई ऐसी स्टडी भी नहीं आई थी। अनुराग जी, बहुत एक इंटरेस्टिंग एंगल आपने रखा है। आई एम श्योर आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया होगा गवर्नमेंट का, हर पहलू पर गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी, और अगर वाकई में इस वजह से कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उस पर जरूर काम होना चाहिए। बहरहाल काफी सारे आयामों पर बात हुई। एक लास्ट मोमेंट पर बोलिए सर। एक सेकंड में बात करना चाहूंगा, तो 5 सेकंड में जी। आई थिंक आपको पता होगा कि जो मिस्टर मुंडे थे उनकी डेथ हुई थी। हाँ जी, डिवाइडर 8 साल पहले। उनका जब केस सीबीआई को डाइवर्ट किया गया था, सीबीआई ने 2 रिपोर्ट मंगाई थी, एक आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट और एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। हाँ। उन दोनों रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया था कि वेजिटेशन, पुअर वेजिटेशन इज द कॉज फॉर दिस एक्सीडेंट। और जो सरकार, अच्छा, हमने जो इनिशियल रिपोर्ट्स पढ़ी थी उनमें तो सर वो लगभग उस डेथ के बाद हुई, और वो तो स्पीड ब्रेकर से रिलेटेड आज भी वही कंडीशन है जो 8 साल पहले थी। उस समय तो शायद स्पीड ब्रेकर का कुछ एंगल उनका सामने आया था डेथ में। नथिंग सर, दोनों रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली की और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चौराहे की डिजाइन और पुअर वेजिटेशन ऑन रोड वाज द ओनली रीजन फॉर दिस एक्सीडेंट in both the reports, and there's no action even after 8 years इतने बड़े नेता की डेथ के बाद भी। दिस इज द आयरनी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे जैसा मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग एंगल्स आपने जोड़े हैं। आई एम श्योर इस पर सरकार को बहुत, और आप जैसा कह रहे हैं मेरे को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर रिपोर्ट्स में इस तरह के कारणों का जिक्र किया गया था, मुंडे साहब की जो दुखद मृत्यु हुई थी, उस पर अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए और गंभीरता से उन रिपोर्ट्स को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की दवाइयों के दाम घट सकते हैं। दवा के मार्जिन पर कैप लगाने को लेकर सरकार और दवा कंपनियों के बीच सहमति बन गई है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार चाहती है कि वो दवाएं जिसको कि आदमी लॉन्ग टर्म में खा रहा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर कैंसर है या इससे जुड़ी और बीमारियां जो हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उनकी कीमतें सरकार रेगुलेट करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने इंडस्ट्री के साथ कई दौर की बैठकें भी की थी और अब जाकर ये जानकारी हमें मिल रही है कि सरकार के साथ सरकार के फॉर्मूले पर इंडस्ट्री भी सहमत हो गई है। सरकार चाहती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्राइस है उस पर मार्जिन का कैप लगाया जाए और उसके साथ ही अगर हम बात करें दामों की तो लगभग 150 ऐसे फॉर्मुलेशन होंगे जिनकी कीमतों में सरकार पहले चरण में कमी कर सकती है, यानी कि उनकी ट्रेड मार्जिन को सरकार कैप कर सकती है। ये सारे जो दवाइयां हैं ये वो सब दवाइयां हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। इसके साथ साथ वो और दवाइयां जो कि हमने अभी हाल के दिनों में देखा होगा, रेमडेसिविर से लेकर टोसिमुर्जिलैक जो दवाएं हैं वो दवाएं भी सरकार कैप करना चाहती है। इसके पीछे एकमात्र वजह यह है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इलाज पर आदमी को जो लंबा खर्च है वो न झेलना पड़े, साथ ही साथ कंपनियां इस पर जो अतिरिक्त मार्जिन कमा रही थी वो कैप कर सकें और उस कैपिंग का फायदा आम जनता को मिल सके। तो कुल मिलाकर एक बेहतर खबर आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से मिलेगी। वित्त ये जो मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जल्दी इस पर फैसला ले सकता है और एम्स, सीडीएससीओ एंड पीपीए इन्होंने ये लिस्ट पूरी बनाकर सरकार को दे दी है। तो 150 फॉर्मुलेशन पहले चरण में सरकार मंजूर करेगी और आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसमें और इजाफा सरकार करेगी। ये दवाएं जो हैं उन दवाओं से बिल्कुल अलग होंगी जो कि एनपीपीए की जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उनमें हैं, यानी कि उस मेडिसिन को जो लिस्ट है उसको सरकार और अपडेट करेगी और उसमें और नए फॉर्मुलेशन सरकार जोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर स्वास्थ्य मंत्रालय से अगले कुछ दिनों में आ सकती है। जी, देश का इनकम टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा हो रहा है। बेहतर इनकम टैक्स कलेक्शन से बजट लक्ष्य पूरा करने का भरोसा है, ये कहना है सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का। देखिए सीबीडीटी चेयरमैन का जी बिजनेस से खास ये बातचीत। हमारे साथ आज खास बातचीत में है सीबीडीटी चेयरमैन मिस्टर नितिन गुप्ता सर। सर, शुरुआत करना चाहेंगे टैक्स कलेक्शन नंबर्स पे। अभी तक के टैक्स कलेक्शन नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं।
आगे की कैसी उम्मीद है, क्योंकि सर सब कुछ इकनॉमी पे डिपेंड है और वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि एक टर्बुलेंस है इकनॉमी के अंदर। अभी तक के जो हमारे इनकम टैक्स कलेक्शन के नंबर्स बहुत ही रोबस्ट हैं, हेल्दी हैं और हम आशान्वित हैं कि ये अच्छे रहेंगे। भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारी ग्रोथ रेट है, उसको देखते हुए हम आशान्वित हैं कि हम इसको एक्सीड ही करेंगे। परंतु सही विश्लेषण हम सितंबर के माह में कर पाएंगे, जबकि दूसरा इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स का हमें मिल जाएगा और हमारे सामने कुछ फिगर्स फर्दर होंगे एनालिसिस करने के लिए। सर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं जो इस समय सही चलेंगे, जहां से एक टैक्स कलेक्शन अच्छा हो सकता है? हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं और सभी सेक्टर्स मोरलेस बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस समय। टीबीडीटी फेसलेस स्कीम को पूर्णतः लागू करने के लिए कटिबद्ध है और हम इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं कि हमारे जो टैक्स पेयर है उसका अनुभव अच्छा हो। जैसा आपने कहा कि पर्सनल हियरिंग देने का, वो और कई अन्य मुद्दे जो थे वो हमने समावेशित किए हैं। एक नए हमने एसओपी जारी किया है अपने अधिकारियों के लिए और उनको ये निर्देशित किया है कि वो एक जब भी टैक्स पेयर से जब भी ई कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें उचित समय दें, जिससे कि वो उसके जो क्वेरीज़ हैं उनका जवाब दे पाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जो बेनामी एक्ट है वो 2016 के पहले रेट्रोस्पेक्टिव यूज़ नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ कर पाता था और बहुत सारे एक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सीबीडीटी क्या उनका आगे का रोल रहेगा, क्या कैसे रिव्यू होगा, या लॉ मिनिस्ट्री को आप वापस इस चीज़ के लिए रिव्यू के लिए भेजेंगे? किस तरीके से इस चीज़ पे इसका हल निकाला जाए? जिस निर्णय के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं वो पिछले हफ्ते ही आया है और हम इस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण कर रहे हैं। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, कई बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है और अगर इन्हें रोजमर्रा के खानपान का हिस्सा बना लिया जाए तो ये कई बीमारियों के होने से भी रोकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों लोगों से ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स को खानपान का हिस्सा बनाने की बात कही। वो इसके लिए जन आंदोलन चलाना चाहते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्यूबल फाइबर ज़्यादा होता है। ये पाचन रोग, गैस, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार भी होते हैं। भारत में कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दशकों से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान होता नहीं नजर आ रहा। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कुपोषण से लड़ने में मिलेट्स यानी मोटा अनाज काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं। यही नहीं, मिलेट्स फूड कुपोषण के अलावा डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ पेट से जुड़ी कई अन्य बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। पहले ये समझिए मिलेट फूड्स हैं क्या। दरअसल मिलेट फूड में ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसी 8 फसलें आती हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है। यही नहीं, इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है। अगर फिंगर मिलेट यानी रागी की बात करें तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट में 364 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। यही नहीं, इनमें आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल के मुकाबले ज्यादा होती है। बाजरा की बात करें तो कैल्शियम से भरे बाजरे की रोटी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचता है। लो कैलोरी वाला बाजरा वजन कम करने में भी मददगार है। ये फाइबर से भरपूर होता है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। बाजरा धमनियों में फैट जमने से रोकता है। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इस वजह से इसे खाना डायबिटीज में फायदेमंद होता है। हालांकि मिलेट्स फूड खाने में गेहूं और चावल के मुकाबले कम स्वादिष्ट होता है, जिसकी वजह से लोग इसे कम पसंद करते हैं। रागी का हलवा, ज्वार की खिचड़ी और पुलाव बनाकर इसे टेस्टी बनाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया के लिए मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जा रहा है।
क्योंकि गेहूं और चावल की तुलना में मिलेट्स क्रॉप में पानी की खपत कम होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो गन्ने के एक पौधे को अपने पूरे जीवन काल में 2100 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं मिलेट्स क्रॉप जैसे बाजरे के एक पौधे को पूरे जीवन काल में 350 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। फिंगर मिलेट में भी 350 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। इसी तरह ज्वार को 400 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। मोटे अनाज की इसी अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल से गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत हो रही है और भक्त अपने आराध्य गणेश को उनका पसंदीदा भोज मोदक का भोग चढ़ाने को तैयार हैं। मुंबई के एक बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। देश भर में गणेश उत्सव की धूम जोरों शोरों से चल रही है। सभी भक्तजन जो है बाजार में जुट गए हैं ताकि अपने प्रिय गणेश जी के लिए उनके प्रिय प्रसाद यानी मोदक की खरीदारी कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के ऐसे ही एक स्वीट शॉप में और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार के जो मोदक हैं यहाँ पर सजाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर केसर, मावा, पिस्ता, चॉकलेट और रोज़ जैसे फ्लेवर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक्स्ट्रा फ्लेवर्स की तो यहाँ पर गुलकंद अवेलेबल है, अंजीर, बटरस्कॉच, मलाई तक मोदक अवेलेबल है। अगर बात करें उन्हें और आकर्षक बनाने के लिए तो दुकानदारों की तरफ से जो है कई अन्य तरीके के मोदक की पैकिंग की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे मोदक जो है वो सजाए गए हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो है बड़े बड़े मोदक सजाए गए हैं जो कि 100 ग्राम, 200 ग्राम और पाव किलो के कंटेनर्स में अवेलेबल होंगे। तो दुकानों का कहना है और ग्राहक का कहना है कि ये जो उत्सव है काफ़ी समय के बाद जो है आया है और इसी तरह से आने वाले दिनों में जितने भी उत्सव हैं उसको मनाते रहेंगे और बाप्पा की जो प्रिय भोजन यानी कि मोदक उन्हें खरीद कर उन्हें और प्रसन्न करते रहेंगे। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सनी पासवान के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।